Hello students, now we are going to discuss about the historical development of microbiology, right? So इतिहास में ऐसा क्या हुआ था माइक्रोबायोलॉजी में। समय समय पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे तरह का कंट्रीब्यूशन दिया था, थ्योरी दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था, जो आज हम अपने माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में यूज़ करते हैं, राइट। सो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से वैज्ञानिक और कौन कौन से साइंटिस्ट किस कार्यकाल में कौन से थ्योरी के बारे में बताए थे, उन सब चीज़ों के बारे में हम लिखते हैं या पढ़ते हैं, राइट। सो जब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सो यहाँ पे मैंने 3 सेक्शन में इसको डिवाइड कर लिया है। ये फर्स्ट सेक्शन जो कि 3 साइंटिस्ट के नाम को मैंने बताया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में। यहाँ पे कुछ साइंटिस्टों के नाम है जिसके बिना माइक्रोबायोलॉजी, जिनके डिस्कवरी और जिनके कॉन्सेप्ट के बिना माइक्रोबायोलॉजी असंभव हुआ रहता और असंभव है भी, राइट। और इस तरह मैंने फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जो भी डिस्कवरी हुआ है उसके बारे में बताया है, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सो यहाँ पे जो फर्स्ट नाम आता है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में, एंटोनी वैन लीवेनहुक्स, राइट। लीवेनहुक्स 1632 टू 1723, राइट। इन्होंने क्या बोला, माइक्रोब्स के नेचर के बारे में बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक अपनी अलग दुनिया होती है, वो दिखाई नहीं देते हैं। और उस एट द सेम टाइम उन्होंने लेंस के बारे में भी बताया। एक लेक के वाटर से जब हम देखते हैं किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो हम उसको बड़ा करके देख सकते हैं। मैग्नीफाई इट इज़ पॉसिबल बाय द यूजिंग ऑफ ग्लास पीसेस और वाटर ड्रॉप्स एंड ऑल दोज थिंग। इस तरह का चीज़ों के बारे में बताया। और वहीं से माइक्रोस्कोप के जो बनने की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हुई थी, जो कि 16वीं सदी में हुआ था, 17th सेंचुरी में उनके टाइम पे। दूसरा नाम आता है लुइस पास्चर, बहुत ही फेमस नेम, राइट। माइक्रोबायोलॉजी में इनके बिना हम कुछ बात ही नहीं कर सकते हैं इतिहास के बारे में, राइट। लुइस पास्चर 1822 से 1895, 1822 टू 1895 ही हैज गिवन अबाउट द पॉस्चराइजेशन, राइट। पॉस्चराइजेशन ऐसे हम कोरिलेट कर सकते हैं। पॉस्चराइजेशन मीन्स ये एक तरह का एक प्रोसेस होता है स्टेरिलाइजेशन का, जिसमें हम मिल्क को पॉस्चराइज करते हैं ताकि उसमें जो मैक्सिमम बैक्टीरिया इनएक्टिवेट फॉर्म में आ जाते हैं और हमारा दूध खराब नहीं होता। ये डेयरी इंडस्ट्री में ये सब यूज होता है। फर्मेंटेशन, बिना फर्मेंटेशन के आजकल कुछ हो ही नहीं सकता। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, प्रोडक्शन ऑफ सो मेनी फूड प्रोडक्ट्स, ये फर्मेंटेशन के ही द्वारा होता है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करते हैं और उस केमिकल जो रिलीज होता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इन्हें दैट्स व्हाट लुइस पास्चर इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जब फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात आती है तो लुइस पास्चर का नाम ही आता है, राइट। उसके बाद दूसरा है रॉबर्ट कोच। इनका नाम तो बहुत ही फेमस है, राइट। रॉबर्ट कोच 1843 टू 1910, राइट। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। रिमेंबर स्टूडेंट, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। एंड ही टोल्ड ही हैज डिस्कवर्ड बैसिली, जो कि ट्यूबरकुलोसिस में के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोलेरा बैसिली के बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने सॉलिड मीडिया के बारे में बताया कि सॉलिड मीडिया से हम माइक्रोबियल कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। उसके बाद आता है कुछ और साइंटिस्ट, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम, जैसे फर्स्ट नाम आता है रॉजर बैकॉन, 1220 टू 1292। ही टोल्ड डिजीज इज कॉज्ड बाय इनविजिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो दिखाई नहीं देने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके द्वारा ही हम डिजीज होते हैं। मलेरिया, टाइफाइड, व्हाटएवर जो बीमारी जो होती है वो उनके द्वारा होती है, ये इनके द्वारा बताया गया। दूसरा नाम आता है जीरोलोमा फेराकास्टेरो, 1483 टू 1553, राइट। ये सिमिलर ऑब्जर्वेशन इन्होंने भी किया, जो भी रॉजर बैकॉन ने बोला था उस पर ही थोड़ा सा और काम किया। और इन्होंने बाद में जर्म थ्योरी के बारे में बताया। जर्म थ्योरी के बारे में इनके द्वारा ही बताया गया था, जीरोलोमा फेराकास्टेरो। द थर्ड साइंटिस्ट नेम इज द एंथेनासियस किर्चर, 1601 से 1680। वो इन्होंने क्या बोला, वार्म्स आर इनविजिबल इन नेक्ड आई। बिना नेक्ड आई, बिना किसी स्पेक्स के, बिना किसी दूरबीन के और माइक्रोस्कोप के हम वार्म्स को नहीं देख सकते, वो इनविजिबल होते हैं, ये बताया गया था इनके द्वारा। जॉन निदम ने बताया 1713 टू 1781, लाइक रॉ मीट इट विल बी अट्रैक्टिंग दी ऑर्गेनिजम्स। अगर रॉ मीट को खुला छोड़ दिया जाए तो उसमें बैक्टीरिया और ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएंगे। उसके बाद आता है लाजारो स्पेलेंजानी, 1729 टू 1799, राइट। ही डन स्मॉल प्रैक्टिकल, एक छोटा सा प्रयोग इन्होंने किया बीफ ब्रोथ में। बीफ ब्रोथ को इन्होंने एक कोनिकल फ्लास्क में लिया और उसके ऊपर को अच्छे से टाइट कर दिया, राइट, क्लोजली टाइट कर दिया, और उसको इंक्यूबेशन के लिए छोड़ दिया। इंक्यूबेशन होने के बाद भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं डेवलप हुए, कॉलोनी डेवलप नहीं हुई। इसका मतलब ये सिद्ध हुआ कि जब हम किसी चीज़ को एयर टाइट कंटेनर कर देते हैं और एयर पास
होने नहीं देते हैं तो माइक्रोब्स के नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम कोनिकल फ्लास्क टू आउटसाइड, आउटसाइड टू कोनिकल फ्लास्क। बहुत अच्छा थ्योरी था। उसके बाद आता है फेरेंजो शुजेल एंड थियोडोर 1810 to 1882। What he told is, they told is, if air is passed by strong acid solution, there will be no microorganism। जब किसी भी एयर स्ट्रीम को स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन से पास कराते हैं तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एयर में हो सकते हैं वो मर जाएंगे, और जो भी एयर हमको इधर प्राप्त होगा वो भी एसेप्टिक एयर रहेगा, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा। बहुत ही अच्छा थ्योरी था। उसके बाद आता है एच द श्रोडर एंड टी वैन डच 1850 में। इन्होंने क्या बोला, बैक्टीरियल कल्चर ट्यूब्स विथ कॉटन प्लग देयर विल बी नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब कल्चर ट्यूब को हम कॉटन प्लग से अच्छे से कवर कर देते हैं तो माइक्रोब्स के नॉट ट्रांसफर, मतलब कॉटन प्लग एक ऐसा मतलब कवर है जिससे माइक्रोब्स को अंदर जाने से या अंदर से बाहर आने से रोका जा सकता है। वेरी गुड थ्योरी, राइट। उसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल डिस्कवरीज के बारे में। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की जब हम बात करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नाम आता है एडविन क्लेब्स 1883, डिफ्थीरिया बैसिलस, हैंसेन 1874, माइकोबैक्टीरियम लिप्राई जो कि लिप्रोसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नेसर 1879, देन नाइसीरिया गोनोरिया, राइट। गोनोरिया इज बहुत ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिजीज है, दैट्स व्हाट इट हैज बीन गिवन बाय द नेसर, राइट। देन ऑक्सटॉन 1881, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो कि वुंड इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार है, राइट। निकोलेर 1885 1885, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई टिटनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सीगा 1898, देन सीजेला डाइसेंट्रिया जो कि डाइसेंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन सैजवेडीन साउदीन, राइट, 1906 में उन्होंने क्या बोला, ट्रिपोनोमा पैलिडम जो कि साइफिलिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन बॉर्डेट 1806 हुपिंग कफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 1800 से 18 सेंचुरी से लेके 19 सेंचुरी के बीच में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहचाना गया। उनकी इस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये पर्टिकुलर बीमारी हो रही है, और उसके बदौलत ही हम आज हमारे पास बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स अवेलेबल है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, सो मेनी थिंग्स, राइट। और बहुत सारे माइक्रोस्कोप्स और स्टेलाइजेशन टेक्निक्स के जो थ्योरी उन्होंने जो दिया था, रॉबर्ट कोच और आपके लुइस पास्चर एंड सो मेनी अदर साइंटिस्ट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इस तरह से हम हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं। थैंक यू।